रूस में उन्माद जैसी स्थिति शुरू हो गई है। रूसी संघ के विदेश मंत्रालय के प्रमुख सरगेई लावरोव ने रूसियों से अपील की है कि वे खुद को सभ्य दुनिया से अलग कर ले और अपनी रूसी सभ्यता बनाएं। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन रूसियों के लिए ऊपर से भेजे गए हैं और रूस को पुतिन के जरिए खुद भगवान चला रहे हैं। दिमित्री मेदवेदेव, उनके शराबी साथी, ने कहा कि अगर रूस एसवीओ हार जाता है तो खुद रूस ही अस्तित्व में नहीं रहेगा, इसलिए सभी रूसियों को पुतिन और रूस के नाम पर मरने के लिए जाना चाहिए। और ये सब रूसी संघ पर लगातार हो रहे हमलों के बीच हो रहा है। 29 जुलाई की रात को यूक्रेनी बलों ने पिछले कुछ हफ्तों में भौगोलिक रूप से सबसे व्यापक हमलों में से एक किया। पर्म, रियाजान की तेल रिफाइनरियों, वाइल्ड बेरीज के लॉजिस्टिक सेंटर, क्रीमिया के काला सागर बेड़े के नाव बेस और कई अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। इसी दिन लावरोव ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, उद्धरण, पूरी सभ्य दुनिया रूस के खिलाफ हो गई है और रूस को बदलने का आह्वान किया। उदाहरण, स्वतंत्र सभ्यता जिसमें विदेशी प्रभाव को सीमित किया जाए। अब इंटरनेट का इंतजार ही करते रहो, वो उत्तर कोरिया की तरह तुम्हारे पास नहीं होगा। और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष रूसी संघ के दिमित्री मेदवेदेव ने रूसियों से अपनी जान की कीमत पर रूस को बचाए रखने का आह्वान किया। आइए हम रूस पर यूक्रेनी हमलों की समय रेखा और रूसी अधिकारियों के बयानों की सामग्री को अलग अलग समझते हैं, क्योंकि माफ कीजिए, अब यह पूरी तरह पागलपन है। तो इस एपिसोड की शुरुआत हम सैन्य रिपोर्ट से करेंगे, यानी आज रात रूस पर हुए हमलों की जानकारी से, और फिर हम सरगेई लावरोव और दिमित्री मेदवेदेव के इन अजीब बयानों पर आएंगे। तो 29 जुलाई की सुबह सुबह यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी रियाजान पर बड़े पैमाने पर हमला किया। रियाजान क्षेत्र के गवर्नर पावेल माल्को ने बताया कि कथित तौर पर ड्रोन के मलबे गिरने से औद्योगिक क्षेत्रों में आग लग गई है। गवाहों की फुटेज के विश्लेषण के अनुसार हमले के लक्ष्यों में से एक रियाजान इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित वाइल्ड बेरीज का सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्स था, जो त्यूशेवो गांव के पास है। वाइल्ड बेरीज ने रियाजान में लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स की निकासी की पुष्टि की, ये स्पष्ट करते हुए कि यह निर्णय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार लिया गया है। वैसे आज तक आधिकारिक रूप से कुल उपकरण क्षमता का 15% पूरी तरह जल चुका है। जैसा कि पुतिन ने कहा, काम करो भाइयों। रियाजान में दूसरी लक्ष्य रियाजान ऑयल रिफाइनरी बना, जो रोसनेफ्ट का हिस्सा है। वैसे ये उद्यम रूस के सबसे बड़े 5 रिफाइनरियों में से एक है और यह देश में कुल तेल शोधन का लगभग 5% प्रदान करता है। इस संयंत्र पर पहले भी हमले हो चुके हैं। 15 मई के हमले के बाद काम अस्थायी रूप से रुका था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 29 जुलाई की सुबह रियाजान में तेल रिफाइनरी और लॉजिस्टिक सेंटर पर निशाना बनाए जाने की पुष्टि की। रियाजान में लक्ष्य तक की दूरी यूक्रेनी सीमा से लगभग 360 किलोमीटर थी। इस रात का दूसरा बड़ा लक्ष्य रूसी संघ का परम्स्की क्राय था। वहां ड्रोन ने लुकोइल, परमेनेफ्टे और द सिंतेज तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिससे एवीटी 5 तेल प्रसंस्करण इकाई को नुकसान हुआ। परम्स्की क्राय के गवर्नर दिमित्री माखोनिन ने पुष्टि की कि उद्धरण, कई ड्रोन को पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया। बताया गया कि कोई घायल नहीं हुआ। मैं जोर देता हूं, यूक्रेन की रक्षा बल बहुत बारीकी से काम कर रही हैं, बिल्कुल बिना किसी अतिरिक्त जनहानि के, रूसियों की तरह नहीं। लुकोइल, परमेनेफ्टे और गसिंतेज रूस की शीर्ष 10 तेल रिफाइनरियों में है और लुकोइल की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो निजनी नोवगोरोड रिफाइनरी के बाद आती है। यह कारखाना सालाना करीब 13 मिलियन टन तेल प्रोसेस करता है। 7 मई को हुए पिछले हमले के बाद इस संयंत्र ने पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया था। अब उन्होंने तय किया है कि इस कारखाने को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए ताकि ये दोबारा शुरू न हो सके। तेल शोधन और लॉजिस्टिक्स के अलावा यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ के अनुसार यूक्रेनी बलों ने उसी रात कई सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। कब्जे वाले क्रीमिया में मेजवोदनोय के पास रूसी काला सागर बेड़े की तेज रफ्तार नौकाओं का बेस,
ब्रायंस्क क्षेत्र में रेडार स्टेशन और साथ ही कब्जे वाले दोनेत्स्क में हमलावर ड्रोन के भंडारण और तैयारी की सुविधाएं। रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस के 10 से अधिक क्षेत्रों और कब्जे वाले क्रीमिया में 295 यूक्रेनी ड्रोन को रोका गया है। महत्वपूर्ण है कि इस साल की शुरुआत से यूक्रेन की सेना ने लगभग सभी प्रमुख रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमला किया है, जिसके कारण जुलाई की शुरुआत में ऑटोमोबाइल पेट्रोल का उत्पादन रूसियों की गर्मियों की औसत खपत के स्तर का केवल 65% रह गया। वाइल्डबेरीज के लॉजिस्टिक सेंटर्स पर हमलों की श्रृंखला 18 जुलाई से चल रही है और इसमें पहले ही मॉस्को के पास तांबोव क्षेत्र, क्रास्नोदार और स्तावरोपोल क्षेत्र के गोदाम प्रभावित हो चुके हैं। वैसे क्रीमिया में वाइल्डबेरीज का गोदाम भी जल गया। तेल रिफाइनरियों पर हमलों और यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंधों के बीच इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है कि रूस अपनी निर्यात लॉजिस्टिक्स को कैसे अनुकूलित कर रहा है। रूस ने आर्कटिक महासागर के जरिए तेल परिवहन को अचानक बहुत बढ़ा दिया है। यूरोपीय देशों द्वारा टैंकर जब्त होने के बाद अब जिन्हें अवैध रूसी टैंकरों की शैडो फ्लीट से माल जब्त करने और उसे सीधे बेचने की अनुमति है। अब यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों को यह अधिकार है कि जैसे ही वे शैडो फ्लीट का टैंकर देखें, अब उनके लिए उसे जब्त करना फायदेमंद है। उन्होंने टैंकर जब्त किया, उसमें मौजूद तेल बेच दिया, पैसे कमा लिए, जहाज को बाहर फेंक दिया, बस यूं ही निकाल दिया और सब खत्म। अगर रूस वाले चाहें तो वे उसे ले सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो उसे जब्त कर लेंगे, पता नहीं उसे कबाड़ में काट देंगे और उससे भी पैसे कमा लेंगे। अब रूस वाले यूरोप को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात के बावजूद कि व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अपनी अधमरी नौसेना को बहादुरी से इन टैंकरों की यूरोपीय, जैसा कि उन्होंने कहा, समुद्री डाकुओं से रक्षा करने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा था, देखो ये सब यूरोप टैंकरों के साथ क्या कर रहा है, ये समुद्री डकैती है। रूसी नौसेना वहां यूरोपियों को पकड़ सकती है। खैर, संक्षेप में ऐसी बहादुरी की बातें थीं, लेकिन अंत में रूसियों ने तय किया कि वे उत्तरी ध्रुवीय महासागर से ही जाएंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। यूरोपीय देशों द्वारा टैंकरों को रोकने से अब तक रूसी समुद्री तेल निर्यात की कुल मात्रा में कोई कमी नहीं आई है। मॉस्को बस मार्गों के बदले से होने वाले नुकसान की भरपाई कर रहा है। अब चलिए एपिसोड के मेरे पसंदीदा हिस्से पर आते हैं, जो रूसी अधिकारियों के हिस्टीरिया भरे बयानों का है। सच कहूं, मुझे समझ नहीं आता कि हंसू या रोऊं, क्योंकि ये दिखने और सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है। रूसी संघ के विदेश मंत्रालय के प्रमुख सर्गेई लावरोव ने आज बस एक बेमिसाल बकवास बयान दिया, जो सिर्फ इस बात को और उजागर करता है। रूस पूरी तरह से लोहे के पर्दे के पीछे चला गया है, जिसके कारण बाहर झांकना भी मुमकिन नहीं होगा। आगे लावरोव का उद्धरण है, बस ध्यान से सुनिए। स्थिति मजाक की नहीं है। राष्ट्रपति इसे छुपा नहीं रहे हैं। हमारे खिलाफ, यूं कहें तो पूरा सभ्य विश्व खड़ा हो गया है, जो खुद को ऐसा कहता है। पश्चिमी देशों के पास फिर से रूस को रणनीतिक रूप से हराने का नारा आ गया है, और साथ ही रूस के विऔपनिवेशीकरण का नारा भी है, जिसके तहत एक बार फिर से खुलकर यह इशारा किया जा रहा है, हमारे देश के टुकड़े करना। फिर वो कहते हैं, देखिए सोवियत संघ के साथ क्या हुआ, टूट गया। अब वे खुद रूस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे सर्गेई लावरोव दावा करते हैं कि यूरोपीय देश रूसी प्रवासियों का समर्थन कर रहे हैं, जो रूसी संघ को तोड़ने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। यहां बेशक यूरोप में रह रहे रूसियों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पुतिन की मशीनरी अब इन प्रवासियों का पीछा करेगी, इन्हीं रूसियों का। और इसी तर्क से सर्गेई लावरोव रूस के पूरी दुनिया से खुद को अलग थलग करने की व्यावहारिक आवश्यकता का निष्कर्ष निकालते हैं। लावरोव ने कहा कि रूस का राष्ट्रीय हित यह है कि वो, उद्धरण, स्वतंत्र सभ्यता बने और अपनी सीमाओं की विश्वसनीय सुरक्षा करे, ताकि रूस पर विदेश से प्रभाव को सीमित किया जा सके। स्वतंत्र सभ्यता, वो कहते हैं, मैं अनुवाद कर दूंगा। उनका तर्क है कि खुद को दुनिया से अलग कर लो, लोहे का पर्दा खड़ा कर लो। हम एक गुंबद के नीचे बंद हो जाएंगे, खुद को ढक लेंगे और यहां अपनी ही एक सभ्यता के रूप में रहेंगे, ताकि भगवान ना करे पश्चिम का कोई असर ना हो। यह तो सीधा सोवियत संघ है।
अगर किसी को अमेरिकी जीन्स मिल जाए तो आप क्या कह रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये अनुचित है। हमारे पास अपनी सभ्यता है, लापत्ते में, कोकोशनिक में और वोडका की बोतल के साथ। और इसी के साथ साथ लावरोव ने यह भी कहा कि पश्चिम उद्धरण है, कीव में नाजी शासन को बनाए रखने पर जोर दे रहा है और अगर हम मौजूदा संपर्क रेखा पर रुक जाएं तो ये शासन बना रहेगा। यूक्रेनी क्षेत्र जिन पर मैले कुचैले रूसियों ने कब्जा किया, पश्चिम उन्हें मान्यता नहीं देगा, ऐसा कहते हैं। ये कैसे संभव है? हमने कब्जा तो किया पर वे मान्यता नहीं देते। लावरोव ने स्वीकारा कि पश्चिम, खासकर यूरोप, भी कभी न कभी होश में आएगा और बराबरी के आधार पर संबंध बनाने के लिए तैयार होगा। लेकिन उनके अनुसार उस समय तक रूसियों को एक बड़ी दीवार के पीछे रहना चाहिए और अपनी खुद की सभ्यता बनानी चाहिए। और उसी इंटरव्यू में लावरोव ने रूस से, उद्धरण है, जल्दी से खुद पर गुस्सा होने का आह्वान किया। ये कहते हैं कि गुस्सा हर काम, यहां तक कि मोर्चे में भी तेजी लाता है। यानी अगर आपको मारा जा रहा है तो गुस्सा होना चाहिए। और एक अलग बयान में सर्गे लावरोव ने बताया कि रूस को, ध्यान दीजिए, ऊपर से मदद मिल रही है। इसे व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति बनने से जोड़ा गया है। वो कहते हैं ये दैवी हस्तक्षेप है। ये खुद भगवान का हस्तक्षेप था जिससे व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। अगर आप सोचते हैं कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, इंटरव्यू ढूंढिए, पढ़िए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहां मैं ये सारे उद्धरण खास तौर पर दूंगा। ये तो सच में हद है। लावरोव ने फिर से दोहराया कि व्लादिमीर पुतिन को रूसियों के लिए स्वर्ग ने भेजा है और कि रूस व्लादिमीर पुतिन के माध्यम से, उद्धरण, सीधे भगवान द्वारा शासित है, जिसने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान को मंजूरी दी। मुझे माफ कीजिए लेकिन यह तो हद हो गई साथियों। मुझे सच में डर लगता है यह सोचकर कि ऐसी भी एक देश है जिसमें ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन इसके बाद लावरोव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी पूरे रूस में जो तेल रिफाइनरी और वाइल्ड बेरीज के गोदाम जल रहे हैं, उसके लिए पश्चिम जिम्मेदार है। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं युद्ध की ऐसी योजना नहीं बनाई थी। वे कहते हैं रूसवासियों, इसमें हमारी गलती नहीं है, पुतिन ने ऐसा नहीं चाहा था। वे कहते हैं उन्होंने युद्ध की योजना ऐसे बनाई थी कि रूसवासियों को उसका असर महसूस ना हो, और जो आप महसूस कर रहे हैं उसके लिए पश्चिम जिम्मेदार है। लावरोव का उद्धरण, हमने विशेष सैन्य अभियान उस समय शुरू किया जब समाज शांत था, सुकून में था और कुल मिलाकर अपनी जीवन स्तर से संतुष्ट था। यह भी तथ्य है कि पश्चिम को भी यह पसंद नहीं था। ये पश्चिम है, वे नहीं चाहते थे कि हमारा समाज शांत रहे। वे इसे सत्ता के खिलाफ बढ़ाना चाहते थे। वे उकसावे की तैयारी कर रहे थे। वे ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। वे ईमानदार प्रतिस्पर्धा से डरते हैं। और अब लावरोव की पागलपन वाली टिप्पणी के साथ साथ रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष, रूस के मुख्य शराबी दिमित्री मेदवेदेव ने आज कहा, उद्धरण, रूस को केवल विशेष सैन्य अभियान में जीत के जरिए ही बचाया जा सकता है। यह रूसी समाज को पूरी लामबंदी के लिए तैयार किया जा रहा है। मेदवेदेव ने पहले जोड़ा था कि अगर रूस सैन्य कार्रवाई रोक देता है, बिना जीत हासिल किए देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और रूस बस रूस नहीं रहेगा। असल में जैसा मैं देखता हूं, लावरोव और मेदवेदेव एक ही राग अलाप रहे हैं। नतीजा 29 जुलाई की रात को यूक्रेनी बलों ने रियाजान और पर्म के 2 बड़े तेल रिफाइनरियों पर हमला किया, साथ ही वाइल्ड बेरीज की लॉजिस्टिक्स और कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। कीव में अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि यह दबाव बनाने की नई रणनीति है और ऐसे हमले और भी बढ़ेंगे। इसी समय लावरोव और मेदवेदेव ने उसी दिन सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया कि रूस को पश्चिम से अलग थलग करना जरूरी है और युद्ध केवल जीत के साथ ही खत्म होना चाहिए, वरना रूस खुद ही नहीं बचेगा। और ये सैन्य असफलताओं का आर्थिक मोर्चे पर एक साथ होना और अलगाववादी बयानबाजी का तेज होना, और मैं तो ये भी कहूंगा कि उच्च पदस्थ रूसी अधिकारियों की ये लगभग प्रलय जैसी बयानबाजी इस बात का संकेत है कि रूसी नेतृत्व के भीतर चिंता और डर बढ़ रहा है।
इसीलिए वे रूसियों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें रूस को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करनी चाहिए। यही जो प्रलय जैसी बयानबाजी है वो दरअसल इसी बात को कहती है कि आपको रूसियों को महान रूस के लिए जान देनी चाहिए, क्योंकि आप बाहर निकले और समझ नहीं पाए। व्लादिमीर पुतिन आपको ऊपर से भेजे गए हैं। ये दिव्य हस्तक्षेप है। स्वयं महान भगवान ने हमें ऐसा राष्ट्रपति नियुक्त किया है। माफ कीजिए, मैं दोहराऊंगा, लेकिन ये तो हद है साथियों। ये मेरे पास इसे बयान करने के लिए शब्द नहीं है। आखिर यहाँ ये कैसा अंधेर चल रहा है। मैं बात अधूरी छोड़ता हूं। कृपया अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए डोनेशन लिंक या डिटेल से मदद कर सकते हैं। यही सब है। अपना ख्याल रखें। Всем пока।